आकाश जी, ये फंडिंग वैल्यूएशन की बहुत बात करते हैं, तो मतलब आपने इन्वेस्टर को कैसे फंसाया? मतलब फसाया मतलब व्हाट यू मीन? बिल्डिंग अ बिजनेस इज अ मैराथन जर्नी। एक एक चीज लगा के हम यहाँ तक पहुंचे हैं एंड यू आर सेइंग फसाया। इन्वेस्टर ऐसे फंस जाते हैं। कम ऑन, आई एक्सपेक्टेड बेटर हियर। आई थिंक दिस इज नॉट द वे द फाउंडर्स हार्ड वर्क शुड बी अप्रिशिएटेड। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस यार, सॉरी। बात तो करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज डन। आई डोंट थिंक सो। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ पोर्ट्रेइंग। मतलब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको लग रहा है कि आपने फंसाया नहीं उन लोगों को? डेफिनेटली नॉट। कि जब आप नौकरी कर रहे थे एज ए एम्प्लॉय माइंडसेट आप क्या सोचते थे, और एज ए फाउंडर अभी आप क्या सोचते हो? मैंने हमेशा यही किया कि मैं इसको अपना काम समझ के करूंगा। बिल्कुल उस तरह से करता था कि आई हैव टू एक्सेल, क्योंकि शायद मैं सीख रहा हूँ। तो क्या हजारों लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम करते हैं? मेरे हिसाब से 1000 नहीं, आज जिप में 22,000 और लोग हैं जो कि रियल ऑन। कैसे बोल सकते हो आप? उनको हम बुलाते हैं जिप पायलट। अगर इस तरह की इकोनॉमी और बूम होती रहेगी तो कोई बच्चा पढ़ के कहीं अच्छी नौकरी कर पाएगा, अच्छी चीज कर पाएगा? वो क्यों चलाएगा गाड़ी, स्कूटर क्यों चलाएगा? फ्रैंकली ये व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर वाली जॉब होती है जिनको आप हायर करते हैं, बोला कि 35,000 रुपये महीने का कमा रहा है, क्या कभी वो 5-6 लाख रुपये महीने का कमा पाएगा? देखो, कमा पाएगा, ये एक जरिया है जिंदगी में ना। कमाने का जरिया आना चाहिए। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। इतने सारे फाउंडर्स का पॉडकास्ट किया है मैंने, और नो ब्रोकर के फाउंडर भी आके गए हैं, अक्षय कल्पा के फाउंडर भी आके गए, आगे बहुत सारे फाउंडर अलाइन है। 200 प्लस पॉडकास्ट हम कर चुके हैं आज तक। छोटी सी जर्नी हुई है, आज एक और आप बहुत बड़ी शख्सियत से हम मिल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। एक छोटी सी दुनिया बन गई है फाउंडर्स की, सारे इंस्पायरिंग फाउंडर्स जो भी बनना चाहते हैं। वैसे आप बहुत सारा कंटेंट बनाते हो कि 5 लाख रुपए कमाने हैं, 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो लोग आपको देख के शायद कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करते होंगे। सो मैं जानना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले का आकाश और आज के आकाश में क्या डिफरेंस है? थैंक यू पहले तो अभिषेक फॉर कॉलिंग मी ऑन द फाउंडर्स ड्रीम। बहुत ही अच्छा टाइटल आपने लिखा है, TFD, राइट। तो 10 साल पुराना आकाश, या 10 साल पुराना आकाश एक सपना सोच रहा था डेली। बहुत उसके लिए रगड़ रहा था अपने आप को। ज़िंदगी में टू लाइफ जी रहा था। एक जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल होता था, जो कि 10-12 घंटे ऑफिस में बिताता था, और वो फिर घर आके एक सेकंड लाइफ जीता था, जहाँ पे वो 4 से 5 घंटे जो टाइम बचता था वो बैठ जाता था लैपटॉप लेके और रिसर्च कर रहा होता था कि क्या बिजनेस बनाना है। 10 साल पहले वो था आकाश। अच्छी सैलरी पे था, अच्छे डेजिग्नेशन पे था, समहाउ खुश भी था, बट अपने आप से अंदर से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि शायद अनलॉक नहीं कर पा रहा था जो चाहता था। फिर वो अनलॉक के लिए जुझारू एफर्ट कर रहा था। बट आज 10 साल बाद आकाश गुप्ता ने एक बिजनेस बनाने की कोशिश करी है जो कि कुछ 20,000 25,000 लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रहा है, और देश में एक EV रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है। तो बस ये बदलाव है। कोई माइंडसेट में बदलाव आया? बहुत बहुत बदलाव है माइंडसेट में। आई थिंक ये जो जर्नी है ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस इतना बदल देती है आपको अंदर से, क्योंकि आप जब इसमें कूदते हो तो आप शायद बस एक प्रॉब्लम को लेके पागल हो जाते हो, आप सोचते हो कि मैं कूद जाता हूँ। पर आप जब उतरते हो और पहला दिन होता है जब आप ऑफिस में बैठते हो, वहां से जो बदलाव चालू होता है कि यार ये 7 लोग ना मेरी टीम के लोग हैं। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद अ 9 मेंबर टीम, 2 co-founders एंड 7 people। तो वो 7 लोग मेरी टीम है, ये मेरा ऑफिस है, इसका शटर कौन बंद करेगा? कभी सोचते नहीं है जब हम एम्प्लॉय होते हैं, बस निकलते हैं, अपना बैज उठाते हैं, निकल लेते हैं। पर इसका शटर कैसे बंद होगा, इसमें चाय कौन पिलाएगा, इसकी सफाई कौन करेगा, राइट? वेयरहाउस कहाँ होगा, टीम कैसे बनेगी? फिनेंस का एफ नहीं आता बहुत सारे फाउंडर्स को, हमको सेल्स करना आता है। तो वो एफ क्या होता है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट? फेल करना बहुत सीखा। इसमें शख्सियत में इतना बदलाव कि टीम से कैसे बात करनी है, राइट? आपको पता है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है टीम से, और आपके पास है सोल्यूशन, बट आपको वो सोल्यूशन नहीं देना, ये भी हमने सीखा, राइट? कि टीम से ही सोल्यूशन निकलेगा तो बेटर बनेगा। बहुत बदलाव हुआ है, बता नहीं सकता उसके बारे में यार। मतलब इट विल बी अ राइटिंग लाइक अ बुक। आकाश जी, मतलब थोड़ा डीप डाउन करने की कोशिश करूंगा मैं इसको, क्योंकि देखो फाउंडर्स ड्रीम है। और जैसे एक बच्चा कॉलेज में जाता है तब उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, फिर कॉलेज से बाहर निकलता है, नौकरी करता है, तब उसकी ज़िंदगी चेंज होती है, और सबसे बड़ी ज़िंदगी चेंज होती है जब उसकी शादी होती है, और सबसे लास्ट ज़िंदगी चेंज होती है उसकी जब उसके बच्चे हो जाते हैं।
तो मतलब हर लाइफ में डिफरेंट सिनारियो आ जाते हैं। मेरे को ये जानना है कि जब आप नौकरी कर रहे थे तब आपका माइंडसेट कैसा था? एज ए एम्प्लॉय माइंडसेट आप क्या सोचते थे, और एज ए फाउंडर अभी आप क्या सोचते हो? देखो, मेरा नौकरी में जो माइंडसेट था ना, मैंने हमेशा यही किया कि मैं इसको अपना काम समझ के करूँगा नौकरी में, राइट? तो मैं बिल्कुल उस तरह से करता था कि आई हैव टू एक्सेल, क्योंकि शायद मैं सीख रहा हूँ, राइट? मुझे बहुत सारी हर नौकरी, जैसे पहली नौकरी मेरी डेल सर्विसेज में थी। वहाँ पे हम मैनेजमेंट ग्रेजुएट बन के गए थे, आईएमटी गाज़ियाबाद से एमबीए करके। कुछ 14 बैच में आए थे अलग-अलग कॉलेजेस से, राइट? आईएमटी, एमडीआई एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो अब उन 14 लोगों में जब आप आए, इन इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे आप पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, राइट? आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। परफॉर्मेंस मतलब रियल वर्ल्ड मेहनत बोलेगी। तो बस उन 14 लोगों में भी मुझे कंपटीशन करना था कि आई हैव टू बी द बेस्ट, राइट? वो पहली नौकरी का शुरुआत ऐसे हुई, आई वाज द बेस्ट, सिलेक्टेड इन द बेस्ट रोल। देन आई स्टार्टेड वर्किंग, हसलिंग इन द 2 इयर्स, बट मैंने कहा यार काम कम है इनके पास। डेल बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी है, मेरे को तो और काम करना है। इतना कम काम, मैं ब्लॉग लिखने लगा क्योंकि कुछ फ्री टाइम मिल जाता था, उससे भी अच्छा लगा। बट मैंने कहा मिस कर रहा हूँ, अभी तो पहली नौकरी है। तो मैं फिर एयरटेल में चला गया। एयरटेल में अगेन बहुत ही डिफरेंट कल्चर, इंडियन एमएनसी एक तरह से, राइट? वहाँ पे 40,000 लोग की बड़ी कंपनी, मदरशिप, राइट? उसमें एक फ्लोर पे एक सीट पे मैं बैठता था, और उस बिजनेस में मैंने कुछ अलग ही चीज़ें सीखी। सेल्स कैसे करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं, पहली बार आई वाज मैनेजिंग द टीम। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट खुद से स्पीयरहेड कैसे करता। इनफैक्ट एयरटेल ने भी मुझे कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर देखी, सो दे मेड मी लॉन्च 4G इन इंडिया, राइट? तो वो किया। 3 लोग की टीम थी, पूरा 4G प्रोजेक्ट 8 सिटीज़ में लॉन्च करके, मल्टी फंक्शनल टीम्स के साथ काम किया, तो वो सीखा। जब मैं स्नैपडील में आया तो मेरे को मोबाइल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती थी, एंड दे आस्क्ड मी दैट यू हैव टू लीड एवरी एफर्ट इन मोबाइल मार्केटिंग। तो नई चीज़ सीखने को मिली। इंटरव्यू में पूछा, कर पाओगे? तुमने तो कभी किया ही नहीं। मैंने कहा कोई जो कर पाएगा उससे बेहतर कर लूँगा, मेहनत कर लूँगा, राइट? तो आई वाज़ हसलिंग, मतलब सीख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, राइट? इट वाज़ नेवर लाइक अ नौकरी। और मैं इनफैक्ट ज़िप में भी आज यही बोलता हूँ। इनफैक्ट टुडे आई इंडक्टेड 5 न्यू जॉइनीज़ इन ज़िप। तो हर न्यू जॉइनी से मैं मिलता हूँ एट अ सर्टेन कैडर नाउ। पहले सबसे मिलता था, बट अब मैनेजर एंड अबव से मिलता हूँ। उनको जब भी मैं मिलता हूँ मैं एक ही बोलता हूँ, यार ये नौकरी नहीं है। पहली चीज़, ज़िप में जो भी 6 महीने पुराना अगर बंदा है, उसको जाके बात करोगे, तो उसमें नौकरी नहीं दिखेगी, उसमें एंटरप्रेन्योर दिखेगा। वो अपने सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्ट होगा, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा होगा, अपना धंधा चला रहा होगा, अपना पीएनएल। दैट इज़ व्हाट आई लाइक टू इम्बाइब, दैट नेवर टेक जॉब एज़ अ जॉब, never take employee as a title. Always think that this is a journey to build something of your own and do that job so much better than yourself, so that you can excel when you get into the world of business. That's what I've done. तो जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी में, मान लो 200-250 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं कंपनी के अंदर, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो क्या 1000 ही लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से काम करते हैं? ये अच्छी सवाल पूछा आपने। मेरे हिसाब से 1000 नहीं, आज ज़िप में 22,000 और लोग हैं जो कि रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट कैसे, हाउ, मतलब कैसे बोल सकते हो तो आप? उनको हम बुलाते हैं ज़िप पायलट। तो आज ज़िप क्या करता है? ज़िप एक गाँव का ऐसा लड़का जो कि 18 से 22 साल का है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई जेब में पैसे नहीं है, जो शहर आता है, राइट? ये ख्वाब लेके कि मैं कुछ काम कर पाऊँगा, कुछ पैसे कमा पाऊँगा। उसको बैंक लोन नहीं दे सकता, वो डाउन पेमेंट नहीं दे सकता। और एक कहावत है कि अगर एक इंसान को 2 पहिए दे दिए जाएँ, तो वो अर्निंग बन जाता है, वो कमाई करना शुरू कर देता है। मोबिलिटी मेक्स अ मैन अर्न। सो हम क्या करते हैं, उस बंदे को जो गाँव से आता है, उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दे देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बैंक उसको अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। हमारा खुद का एल्गोरिदम है जो उसके बिहेवियर को डिटरमिन करता है, उसके केवाईसी करता है, और उसको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दे देता है ₹200 डेली रेंट पे। वो बंदा ₹200 डेली रेंट हमें पे करना शुरू करता है और महीने के ₹35,000 कमाता है ऑन एन एवरेज। तो ये जो 22,000 लोग हैं, इनको हम एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं, क्योंकि खुद हम ये क्या करते थे, पहले गार्ड होते थे या किसी के घर पे हाउसमेट होते थे, वहाँ पे एम्प्लॉयी होते थे। जब अब ये यहाँ आते हैं, वो बोलते हैं कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से जिस जगह काम करना चाहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। फूड डिलीवरी करनी है, फूड करता हूँ, किसी को पीछे बैठा के ड्रॉप करना है, बाइक टैक्सी करता हूँ, या हाइपर लोकल या क्विक कॉमर्स, मैं वो करता हूँ। मैं जिस टाइम पे शुरू करना चाहता हूँ, उस टाइम पे काम करता हूँ। जब बंद करना है, करता हूँ, जब छुट्टी लेनी है, लेता हूँ।
और आराम से अपने परिवार का खुशियां फैला रहा बहुत बढ़िया आकाश जी। एक बात बोलूँगा, बुरा मत मानना इस बात पे, क्योंकि एक सिंपल सा थॉट है मेरा कि जब भी ब्लू कॉलर मतलब वाइट कॉलर ब्लू कॉलर वाली जॉब होती है जिनको आप हायर करते हो, मतलब आपने बोला कि 35,000 रुपये महीने का कमा रहा है, क्या कभी वो 5-6 लाख रुपये महीने का कमा पाएगा? हूँ। गुड क्वेश्चन। देखो, कमा पाएगा, ये एक जरिया है जिंदगी में ना, कमाने का जरिया आना चाहिए। मैं जिप को एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म मानता हूं। अगर एक बंदे को हमने गांव से लाके 35,000 रुपए लायक बना दिया, 1 साल 1.5 साल उसने ये काम किया, उसके बाद मैं नहीं चाहता वो हमेशा ये काम करे। वो ग्रेजुएट हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी शॉप ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनफैक्ट इंड मनी और इस तरह की ग्रो टाइप की ऐप में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं ड्रीम 11 पे, ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जर्नी से गुजर रहे हैं। अब हम कंप्यूटर इंजीनियर, जब मैं पहली बार बना था, 13,000 की मेरी सैलरी थी, मैं बिजनेस बना लिया। बट अगर मैं 13,000 पे ही रहता और मैं मेहनत नहीं करता, तो मैं शायद इन्फोसिस में रह के आज 50,000 60,000 पे भी रह सकता था। आज आते हैं मेरे पास एम्प्लॉइज जिनकी एज है 40 एंड देयर सैलरी आस्क इज 45,000। तो दिस इज ऑल्सो अ गिग डिलीवरी पार्टनर, जो कि अगर चाहे उसको जब मीन्स टू एन एंड मिल जाते हैं, एक जरिया मिल जाता है, सेविंग करता है, तो आगे बढ़ते हैं। हम एट जिप ऑल्सो गिव देम एन ऑफर कि आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओ, आप क्लस्टर मैनेजर बन जाओ। मेरे कंपनी में देर आर एटलीस्ट 4-5 पीपल हु वर प्रमोटर्स, मतलब वो पैम्फलेट बांटते थे, आज वो पूरे सिस्टम के हेड है, जीएम है, सिटी हेड है हमारे, राकेश बैरवा, राइट, जो कि पूरा नोएडा संभालता है हमारे लिए, राइट। वो क्या था, पैम्फलेट बांटता था। वी वर्क में जब हमारे स्कूटर्स खड़े होते थे, वहां पे देख रेख करता था कि भाई स्कूटरों के कोई कस्टमर ले जाए। बट स्टिल आकाश जी, अगर इस तरह की इकोनॉमी और बूम होती रहेगी तो मतलब वो जो बोलते हैं ना कि कोई बच्चा पढ़ के कहीं अच्छी नौकरी कर पाएगा, अच्छी चीज़ कर पाएगा, वो क्यों चलाएगा गाड़ी स्कूटर, क्यों चलाएगा मतलब? तो वहाँ आगे का डायरेक्शन मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब अपन क्या उनको वास्तव में एम्पावर कर रहे हैं या हम खुद करोड़पति बन रहे हैं। देखो फ्रैंकली, ये एक जर्नी है हर किसी की। हम डेफिनेटली, अगर भारत देश में एक करोड़पति स्टार्टअप हम बना पाए, जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज करोड़पति बने, राइट, ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल। आप हो 4-5 रहा मेरे है। को एग्जांपल बताओगे कि और फ्लिपकार्ट में देखो ना, एम्प्लॉय से मिले आप किसी कि जिस बंदे ने इतना पैसा कमाया? मेरी कंपनी में वी हैव गिवन आवर एम्प्लॉयज ईसॉप सेकेंडरी, मतलब 5 एम्प्लॉयज ने 1.5 करोड़ रुपए कमाए, वन शॉट। दैट वाज नॉट सैलरी, आई थिंक 15 करोड़ थे। वी गेव एन एग्जिट ऑफ 15 करोड़ टू एम्प्लॉयज, we'll double check the number, but these guys were working in the company for the last 3 years, they got an exit। वो तो ऑलरेडी आईआईटी आईएम वाले होंगे ना? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी आईआईटी। नंबर देना, मैं क्रॉस वेरीफाई करेंगे। मेरे एचआर के टॉप लीडरशिप आप उठा लेना, जिन बंदों की मैं बात कर रहा हूं, एक भी आईआईटी, एक भाई मेरे पास पैसे ही नहीं थे। जिप इलेक्ट्रिक की जर्नी आप सुनने आए हो ना बॉस, हमने ये बिजनेस पीनट्स सेव करके बनाया है, राइट। इस तरह के बंदे हायर किए हैं जो कि सिर्फ हसल जालते हैं, जो कि 40,000, शायद 3 महीने हम सैलरी नहीं देते थे लोगों को, क्योंकि हमारे पास थे नहीं। हम कहते पहले 3 महीने प्रूव करो, अगर काम कर लिया तो 40,000 की सैलरी देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया है। वो एक वीडियो देखते हो कि आप जब भी कोई एक जैसे एक मैनेजर होता है, फिर उसके बाद में मतलब एक फाउंडर होता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉय होता है, वर्कर होता है, उसमें पैसे रखते रहते हैं, पैसे रखते रहते हैं, पैसे रखते रहते हैं, वो काम करता रहता है, काम करता रहता है। फिर एक जो फाउंडर होता है वो बस ऊपर दिखता है। तो ये भेदभाव आपकी कंपनी में है या नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भेदभाव नहीं है, भेदभाव होगा। एक रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1,000 लोग की कंपनी है। आई एम नॉट अ पुलिसिंग पर्सन, राइट। आई हैव गिवन इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन टू डू व्हाटएवर दे वांट टू, एंड केपीआई शुड डू द टॉकिंग। भाई तुमने अगर अचीव किया तो तुम बहुत अच्छे हो। These are the policies of the company. These are the compliances of the company. This is the posh policy. This is the disciplinary policy. You follow this, the timing policy or work from office policy. हमारे work from home है ही नहीं policy. Work from office policy, right? तो वो सारी पॉलिसी जो फॉलो कर रहा है, केपीआई अचीव कर रहा है, अब वो अपनी दुनिया में जो करे, मैं नहीं कर सकता पुलिस, वो मेरा काम ही नहीं। मैं बस एक थोड़ा सी माइंडसेट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो फाउंडर्स है, जो इतना बड़ा वैल्यूएशन ले लेते हैं 3,000 करोड़ का, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, और जो हम इकोनॉमी में बांट रहे हैं उसका डिफरेंसेस कितना है, कितना हो सकता है। तो ये सिर्फ एक माइंडसेट समझने की कोशिश हो रही है इस पॉडकास्ट के अंदर। मतलब कोई एक इंटेंशनली नहीं है सर। नहीं नहीं, मैं जान रहा हूँ कि जब आपने 2016-17 के आसपास स्टार्ट करने की कोशिश की, राइट?
2017 दिसंबर। 2017 के आसपास। तो आपने पहले ही स्टार्टअप में बूम कर दिया या फिर उसके पहले भी और अपने स्टार्टअप करने की कोशिश करी थी? अब आप बस सही सवाल पे आए हो। देखो कि ये जो स्टार्टअप बना है ना जिप इलेक्ट्रिक, इसके पीछे का वर्क ये है कि एटलीस्ट 6 आइडियाज पे मैंने काम किया, राइट। उनकी पिच डेक बनाई, उनका लोगो बनाया, उसकी सेल्स पिच करी, और 6 महीने तक वो करके फिर समझ में आया कि ये तो नहीं बना पाऊंगा, बंद कर दिया। एक स्टार्टअप मेरी को फाउंडर एंड वाइफ राशि ने बनाया, राइट, लेट्स फ्लॉन्ट, जो कि आप ये मान लो कि एक अगर घर में स्टार्टअप बन रहा है और मेरे में अंदर स्टार्टअप जुनून है, तो मैं वैसे मैं नौकरी कर रहा था, बट आई वाज ऑन वीकेंड्स गोइंग विद हर इन मॉल्स, स्टैंडिंग फॉर 12 आवर्स सेलिंग टी शर्ट्स। हम लोग ये करते थे, राइट, कि मॉलों में साके सेलेज सिटी वॉक में हम 30,000 की स्टॉल लेते थे, लगाते थे वहाँ पे अपनी टी शर्ट्स मग्स को ऐसे सजाता था मैं, और फिर कस्टमर आते थे उनको बेचा करते थे। हमारे पेरेंट्स आते थे साथ में, बोलते क्यों कर रहे हो ये, राइट, तुम अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। बट हम कहते थे बस कुछ फिगर आउट कर रहे हैं। तो वो फिगरिंग आउट फेज हमारा बहुत लंबा था। चावड़ी बाजार जा जाके हमने एक शार्क टैंक पे आइडिया देखा था कि वो ना सैंडल्स बनती हैं, उनमें नीचे हील बदल सकते हो, अलग अलग तरीके, शायद कवर बदल सकते हो। वो कोई शार्क टैंक हम बहुत देखते थे एज कपल। तो हम चले गए, ये इंडिया में लॉन्च करेंगे, राइट। गए वहाँ पे, फिर बहुत रिसर्च करी, इंडिया में प्राइसिंग देखा कि यार एक जब शू 100 रुपये का भी मिल जाता है तो इसका क्या करना है। वो 6 महीने तक लगे रहे उस पर, फिर फेलियर से बैठ गए। तो यस, जिप इलेक्ट्रिक मेरा पहला स्टार्टअप है। आई वोंट से कि ये बूम हो गया है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, बट हमने इसमें भी बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। हमने 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि 2 महीने की बाद सैलरी देने का टाइम नहीं था। एज फाउंडर्स वी स्टॉप टेकिंग सैलरीज फॉर 5 मंथ्स, चाहे 50,000 भी लेते थे। आई वाज ऑन अ 1 करोड़ सैलरी, बट आई ड्रॉप डाउन टू इवन 20,000 सैलरी टू बिगिन द बिजनेस, कि चल यार कुछ तो लेते हैं। 45,000 की सैलरी थी, वो भी हमने स्टॉप कर दी अपनी, क्योंकि 6 महीने मतलब अगर 1,00,000 रुपए भी बचा पाए तो हो सकता है कंपनी 1 महीना और सर्वाइव कर जाए। वी लिव दोस डेज यार, ऐसे नहीं बनते स्टार्ट। यही बता रहा हूँ अपनी ऑडियंस को भी, जो भी समझते हैं कि वह कि एकदम से स्टार्टअप बूम हो जाता है, तो उसके पीछे की भी कहानी होती है। 8-8 10-10 फेलियर होते हैं। मैंने स्निच के फाउंडर के साथ में भी पॉडकास्ट किया सिद्धार्थ, था। हाँ, सिद्धार्थ से हमने 1 साल पहले किया था मैंने। सो वही बात है, उन्होंने बोला था यार अभिषेक 10 साल तो पहले ही लगा दिए, अब जाके ये काम किया, देन फिर अब स्टार्ट किया, देन करेक्ट, फिर बूम, करेक्ट। और आज देखो। वो बैकवर्क होता है हर किसी की जर्नी में, बैकवर्क ही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और तभी मैंने आपके उस सवाल का जवाब दिया है, अपने बैकवर्क को बहुत स्ट्रांग करो। उस समय फिर अगर आपने चिल कर लिया कि यार नहीं करना, तो वो आपका माइंडसेट है। पहले कुछ साल काम करना पड़ेगा, बहुत सॉलिड काम करना। मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो, चाहे आप डिलीवरी बॉय बन जाओ, बट मेहनत का जो जज्बा है वो होना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टअप की जर्नी, इट्स लाइक सॉल्विंग अ लार्ज प्रॉब्लम इन अ कंट्री, जहाँ पे आप अगर पासपोर्ट की लाइन पे जाओगे तो 50 लोग खड़े होंगे, ट्रेन की लाइन में जाओगे तो 100 लोग खड़े होंगे, आप एक कॉन्सर्ट में जाओगे तो 1000 लोग खड़े होंगे। मतलब एवरीवेयर देयर इज अ क्यू। मतलब आप जो भी आइडिया आज आप सोचो, वो आइडिया 4 लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, सर्च करोगे ये तो चलता है ऑलरेडी। तो यू आर एंटरिंग इनटू दैट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इन इंडिया एंड गेटिंग मनी इन अ प्लेस वेयर एवरीथिंग शुड बी चीप। तो वहां पे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना आसान नहीं है, राइट। अच्छा आकाश जी, आपने एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि आपने 1 करोड़ की सैलरी ड्रॉ करते थे, आज शायद ज़्यादा करते होगे। ऑलमोस्ट सिमिलर नाउ। तो क्या एक फाउंडर को, एक स्टार्टअप ओनर को इतना इतना फंड लेना चाहिए 1 करोड़ के आसपास का? क्यों नहीं लेना चाहिए। 8 साल जो स्टार्टअप फाउंडर 1 करोड़ की सैलरी से ड्रॉप करके 20,000 पे आया पहले साल, दूसरे साल 40,000 पे गया, राइट। उसकी कंपनी क्यों बना रहा है, वो कंपनी ग्रो करने के लिए, राइट। लोगों को ग्रो कर रहा है वो आज ऐसे एम्प्लॉयज हायर कर रहा है जिनको 1 करोड़ सैलरी दे सकता है। तो क्या वो खुद भी 1 करोड़ की सैलरी ना ले 8 साल की कंपनी बनाने के बाद, राइट। मतलब ये सोशल सर्विस नहीं हो सकती। आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट द फाउंडर्स ग्रोथ। एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव माइंडसेट है कि फाउंडर्स को हमेशा एक नेगेटिव कलर में दिखाया जाता है कि वो देखो उसने फ्रॉड कर दिया। बट जो अच्छे फाउंडर्स मेहनत करके तमीज से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, एक 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 रिगर के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अप्रोच कर रहे हैं, राइट, उनको डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि इंडिया के फाउंडर्स जब लंबोर्गिनी लेना चालू करेंगे, जब कमेलियस लेना चालू करेंगे, जब और बड़े बड़े काम करना चालू करेंगे, जेट लेना चालू करेंगे, तब हमारा देश सक्सेसफुल होगा ना। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दैट्स व्हाट वी सी सक्सेस इज।
And why shouldn't a founder who worked its slog out, his ass out to build a business and build $1 billion business for whom? Only for investors? No, it's not a social service. For themselves also, for his team also. अभी अर्बन कंपनी का आईपीओ आने वाला है. आई थिंक दे मेड अबाउट 1250 करोड़ they have distributed in their employees because of ESOP maturity. बनने चाहिए यार लोग, मिलियनर्स, एम्प्लॉय मिलियनर बनने चाहिए. मैं आज हर एम्प्लॉय से ये बात बोलता हूँ कि ये देख तेरे ESOP इतने हैं, आज कंपनी यहाँ पे है, जब ये कंपनी लिस्ट होगी तो इतने पे होगी, ये देख क्या वैल्यू होगी. अभी भी छोड़ना चाहता है? ये विंडफॉल, ये तेरी लॉटरी लगी पड़ी है. और क्यों? क्योंकि ये देखिए ये काम तू कर रहा है, ये काम हम कर रहे हैं, ये यहाँ जा रहा है. तब उनको समझ में आता है कि हाँ, देयर इज वैल्यू इन व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज व्हाई आई एम द एंटरप्रेन्योर, नॉट द एम्प्लॉय. तो 10 साल में आपने 3000 करोड़ की कंपनी बनाई. आपको लगा जल्दी बन गई या लेट बन, या फिर बहुत मेहनत लगी है यार, जल्दी तो नहीं लगी है. जल्दी तो नहीं लगी है, मैं कहीं भी नहीं बोलूँगा कि जल्दी हो गया. बहुत मेहनत लगी है. बिकॉज देखो आप ना, वैल्यूएशन जो वर्ड है, राइट, बहुत लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं. मेरे को मज़ा नहीं आता है वैल्यूएशन की बात है. 3000 करोड़ हो गया. और आप भी तो बात कर रहे हो ना वैल्यूएशन की. मैं कर रहा हूँ. आप भी 3000 करोड़ की वैल्यूएशन की मैं बात. 3000 करोड़ की वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ. बट एक स्टार्टअप को ना वैल्यूएशन के तराजू में तोलना नहीं चाहिए, और फाउंडर्स को भी शायद वैल्यूएशन, और ये मुझे भी धीरे धीरे समझ में आता है कि वैल्यूएशन से प्यार नहीं होना चाहिए आपको. आपको बिजनेस से प्यार होना चाहिए, बिजनेस के फंडामेंटल यूनिट इकोनॉमिक्स से प्यार होना चाहिए, राइट. तो बट वैल्यूएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज that is the nature of the business, that is the reason of the business. Shareholder value creation is the reason why you build a business. Cyclical business है, आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बेचा, नुकसान में बेचा. जब वो प्रोडक्ट से प्रॉफिट आया तभी तो इन्वेस्टर को आप प्रॉफिट रिटर्न कर पाओगे, विच इज डिविडेंड. तो शेयर होल्डर वैल्यू कब आएगी? जब आप डिविडेंड दे पाओगे, या फिर शेयर होल्डर को एग्जिट दे पाओगे विद अ बेटर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी. और वैल्यूएशन कैसे बनता है? वैल्यूएशन आज 3000 करोड़ का वैल्यूएशन ऐसे तो नहीं बन सकता. तभी बनेगा जब आपका रेवेन्यू होगा 500-600 करोड़ का. जब आप 1000 करोड़ का बिजनेस आसानी से बना पाओगे तभी कोई इन्वेस्टर भी बोलेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स आर आल्सो पंडित्स. दे गेट 100 पिचेस एवरी डे, और वो 100 पिच में से एक पिच में इन्वेस्ट करेंगे, यही सोच के करेंगे कि ये कंपनी बड़ी बनेगी, तभी मेरा रिटर्न मिलेगा. तो वैल्यूएशन, yes, it's a double-edged sword. It is important for the business, but at the same time, if this is the only goal in the business, then क्योंकि स्टार्टअप जब आईपीओ जाता है तो रोज वैल्यूएशन बदल रहा है, तब तो कहानी चेंज हो जाती है, राइट. व्हेन यू लिस्टेड, योर वैल्यूएशन चेंजेस, समटाइम्स शेयर टैंक्स 10%, वैल्यूएशन ड्रॉप्स. बट 2 साल पहले आप जब शार्क टैंक में आए थे, तब तो आप वैल्यूएशन की बात कर रहे थे. मैं रोज करता हूँ वैल्यूएशन की बात, वो नहीं है. बिकॉज व्हेन आई एम सेलिंग माय बिजनेस, I am selling the business on the valuation. That does not mean I'm wanting to tum about it. I don't want to talk about कि भाई मैं ना 3000 करोड़ की कंपनी बना के बैठा हूँ. I'm sorry to say share here, but this is the example, right? That podcast और मीडिया में valuation की कोई वैल्यू नहीं है. Valuation is for the investor, valuation is for the business, and on stock market it's driven every day, right? Your valuation is seen. आप अगर स्टॉक पे देखोगे तो आप उसका वैल्यूएशन देखोगे, आप उसका प्रॉफिट देखोगे, आप उसका रेवेन्यू देखोगे. सो दीज वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस मीटिंग्स, और शार्क टैंक वाज अ बिजनेस मीटिंग. मतलब $22 बिलियन की कंपनी जीरो पे आ जाती है. अभी एक आईपीओ लिस्टेड कंपनी बंद हो जाती है. यस बैंक तरह जितने बड़े बड़े थे बंद हो गए. आई थिंक बिजनेसेस फाइनेंशियल प्रूडेंस से चलाए जाते हैं. बिजनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से चलाए जाते हैं. बिजनेसेस बहुत ही कांस्टेंट रिगर से बनाए जाते हैं कि डेली इसमें एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट डेली बदल रहा है. आज एआई आ रहा है तो मार्केट डेली बदल रहा है, एंड हेंस यू नीड टू कॉन्स्टेंटली ट्वीक योर बिजनेस मॉडल टू स्टे अपडेटेड. आपने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी, स्टे अपडेटेड में गलती कर दी, अपनी फाइनेंशियल प्रूडेंस में गलती कर दी, आपने फ्रॉड कर दिया, आपने कंप्लायंस फॉलो नहीं करे, आपने अपनी अच्छी टीम को समेट के नहीं रखा, ये सारे बिजनेसेस के रीजंस हैं कि बिजनेस फेल हो सकते हैं. और इंडिया में भी, ग्लोबली भी बिजनेसेस फेल होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस भी बंद होते हैं. एक बहुत ही अच्छी लाइन है जेफ बेजोस की, अमेज़न के, जो आई मीन ही इज अ गोस्ट दैट वेज, राइट. अ लॉट पीपल लर्न फ्रॉम हिम. ही सेज कि एक फाउंडर का काम है, मेरा काम ये है कि अमेज़न को बैंकरप्सी से मैं कितना दूर रखता रहूं. मेरा काम ही है, क्योंकि एक ना एक दिन तो हर बिजनेस को शट डाउन होना. अभी आपने बोला कि क्या बात है, मैंने बुक लिखी है. वेरी नाइस.
अमेजिंग यार, आपने तो बिल्कुल शट डाउन। योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन, अभिषेक व्यास। हाँ पढ़ते हैं लोग इसको? बड़ी डरावनी किताब लिखी है तुमने। बिल्कुल पढ़ते हैं हम, मुझे मॉल में दिखती है, अरे यार ये क्या लिख रखा है, इसको तो उठाना पड़ेगा। वेरी गुड टाइटल है मुझसे। नो नो, दिखाओ सर, आई लव टू चेक इट आउट यार। योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन, वेरी नाइस। Yeah, very good. Same point you've taken. Amazing. Solid. तो मैंने ये लिखा है कि आपकी कंपनी का अंतोना तय है 100%। Hmm. चलो अभी बात करते हैं सर, छोटी सी, आपने बोला 1 करोड़ की सैलरी आप लेते हो और आजकल 10 करोड़ की भी लोग हैं, और एक कंपनी आई थी ब्लू स्मार्ट करके, फिर उन्होंने भी अच्छी खासी सैलरी ली, फिर करोड़ों के बंगलोज लिए और लेविश लाइफ जीने के कारण, ऐसा जो मीडिया में बताया गया, अपन को क्या नहीं पता क्या हो, क्या था क्या नहीं था, बट मीडिया में ऐसा बताया गया कि भैया इन्होंने सब पैसा खुद पे खर्च कर दिया। क्या गारंटी कि आप भी नहीं करोगे ऐसा? I think जो एक मेंटालिटी है और एक माइंडसेट है ना, वो बहुत ही पीछे आपकी रूट्स पे जाता है कि आप कहाँ से शुरू हुए हो, राइट? आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? और मेरे हिसाब से आई थिंक देयर शुड बी a value system test also as part of the valuation exercise. It is very important slowly and steadily कि एक ऐसा टेस्ट कोई बनाए। मैं बिजनेस आइडियाज बहुत देता हूँ, चलो एक आपके चैनल पे भी दे देता हूँ। एक ऐसा कोई टेस्ट बनाए जो वीसीज और इन्वेस्टर्स यूज करें, जहाँ पे फाउंडर का एक 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 मायर्स ब्रिग्स टेस्ट होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी बिहेवियर, बट एटलीस्ट योर सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, योर वैल्यू सिस्टम, वेयर यू कम फ्रॉम, टेस्ट हो। वो बहुत जरूरी है। और somewhere at the back end there should be some backdrop score that you carry with you which tells कि आप कहाँ से शुरू हुए हो, आपकी क्या ह्यूमिलिटी, आपकी क्या इंटेग्रिटी, आपका क्या मेहनत स्कोर है, आई डोंट नो। बट यस, there are stories which have come out which are very unfortunate in the startup world, not just one but a few, right? I don't want to pinpoint anyone, but wherever a wrong step has been taken, it's definitely not appreciable in any way, right? आज की डेट में बोर्ड का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बिकॉज that is how companies are built, right? If you have a strong board structure, and which is why जब आप लिस्ट होते हो तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। स्टार्टअप में भी एट अ सर्टेन स्केल देयर कैन बी अ मैंडेट, यार आईपीओ तो जाना ही है एक ना एक दिन, उसको पहले से ही शुरू कर दो। दैट कैन बी अ सेकेंड आइडिया टू बेसिकली सॉल्व दीज इश्यूज। बट वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं क्या फ्रॉड करने लायक हूँ। आई थिंक मैं यहाँ पे आपको अपना बैकग्राउंड टेस्ट तो नहीं दूंगा, राइट? मेरे इन्वेस्टर्स और मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से मेरा बैकग्राउंड टेस्ट जानते हैं, एंड दैट इज़ वाई हम सर्वाइव भी करेंगे, दैट इज़ वाई हम ग्रो भी करेंगे, दैट इज़ वाई हम बड़ी कंपनी बनाएंगे, जो क्लेम्स हम बोलते हैं वो अचीव भी करेंगे। अच्छा, 2017 के अंदर कैसे पता चला कि ईवी मार्केट बूम करेगा, ईवी के अंदर हमको आना है? कोई प्रोडिक्शन लगाया आप? मतलब आज बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि शायद मतलब एक गलती भी हो सकती थी, राइट? कि 2017 में सोच लिया कि ईवी आएगा, क्योंकि वो एक पाइप ड्रीम था। शायद वो सच नहीं था, बस हम सर्वाइव कर गए। वो झेल लिया हमने स्टॉर्म मल्टीपल टाइम्स, राइट? और उस कारण हम बच गए, राइट? बिकॉज़ एक ये भी बात बोली जाती है कि बिज़नेसेस में आपको कॉकरोच होना बहुत ज़रूरी है, यूनिकॉर्न नहीं, राइट? कॉकरोच होना बहुत ज़रूरी है। कॉकरोच वो होता है, कॉकरोच का पता है ना हमें कि वो जब न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हुआ था तो वो निकल लिया था, राइट? तो आई थिंक स्टार्टअप वर्ल्ड में इस तरह के ब्लास्ट बहुत होंगे, जब एकदम से फंडिंग साइकिल ड्रॉप हो जाएगा, राइट? या फिर आपका बिजनेस चल नहीं रहा होगा और आपको पता ही नहीं है, आप चले जा रहे हो, राइट? तो वो क्योंकि आप सीख रहे हो, राइट? तो आपका कॉकरोच होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस समय जब आप मरने वाले हो, आप बच जाओ। आपको वो साँस रोकना आना चाहिए या फिर कैश फ्लो बचाना आना चाहिए। तो वो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। हमने वो बहुत बार किया है और करते रहते हैं। और वही एक सर्वाइवल टैक्टिक जो आपको शायद पता है, आपने किताब भी लिखी है, वो सर्वाइवल टैक्टिक फाउंडर में होना बहुत ज़रूरी है कि यार क्या मेरे पास अगले 12 महीने का जुगाड़ है इस बिज़नेस को चलाने का, और अगर नहीं है, तो आज कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मतलब ईवी को लेके अभी तक भी, जैसे मैं अगर मैं टीम में भी बात करूँ या किसी से बात करूँ तो यार गाड़ी कौन सी लोगे, तो बोलते हैं पेट्रोल गाड़ी ले लेते हैं। मैं जैसे मेरे टीममेट्स को अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो एक एटलीस्ट एक स्कूटी तो गिफ्ट करते हैं हम। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको एक कार गिफ्ट करते हैं।
और कोई बहुत अच्छा करेगा तो उसको एक बंगलो गिफ्ट करते हैं। आप मैंने ये करते हो? हाँ अरे वाह यार, अपना जॉब का भी डाल देना कि पीपल इफ यू आर हायरिंग ठीक है, तो मैं बहुत सेलेक्टेड लोगों को हायर करता हूँ वैसे भी और टीम के। तभी वो बंगले और कार वाले थे। तो फिर मैं बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब लोग मना करते हैं कि उनको ईवी नहीं चाहिए आज भी, तो क्यों माइंडसेट ऐसा क्यों बना हुआ है कि ईवी क्यों नहीं चाहिए और पेट्रोल की गाड़ी ही क्यों चाहिए? आई थिंक इट्स अ जर्नी राइट अगेन, क्योंकि कोई भी चीज जब एक नई बदलाव हो रही होती है, एक 100 साल की जब एक इमारत बनी हुई होती है और उसके आगे एक नया टेक्नोलॉजी आती है, उसको टाइम लगता है इवॉल्व होने में। और ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर भी है, राइट? और हार्डवेयर यूजुअली एक R&D साइकिल जो होती है इन सारी चीज़ों की, वो 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल चलती है, राइट? इट्स एन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक विच इज़ वेयर द स्पेस ऑफ ईवी इज, इफ यू लुक एट कैगर of electric mobility, it's about 60%. It's growing at the fastest speed. It's growing even faster than quick commerce today. It's growing even faster than e-commerce. वो तो 15% CAGR पे ग्रो कर रहा है। EV 60% CAGR। ग्रोथ बहुत तेज हो रही है। बट यस, आज मास सब्जेक्ट ईवी थोड़ा कम है। बट अभी मैं गया था, एक एक मेरा फ्रेंड है जो कि सेकेंड हैंड कार्स में डील करता है, राइट? तो मैं उसके पास गया, उसने कहा 20% जो मैं गाड़ियां बेच रहा हूँ उस समय ईवी बेच रहा हूँ, राइट? दिल्ली में ईवी रजिस्ट्रेशंस आर एट एन ऑल टाइम हाई, राइट? और आई थिंक उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट? जिप भी उसी का एक माध्यम है कि कैसे टू व्हीलर थ्री व्हीलर के अडॉप्शन को एक्सेलरेट कर पाए। अगर आज जिप जैसे बिजनेसेस नहीं होते तो शायद टू व्हीलर भी इतने नहीं दिख रहे होते, राइट? अब हरे स्कूटर तो दिखते हैं शायद सड़कों पे, राइट? और उसके कारण कुछ और तरह के स्कूटर्स भी दिखने लगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिवोल्यूशन टू व्हीलर में हम ला रहे हैं, फोर व्हीलर में भी आएगा। इट्स लाइक महिंद्रा हैज लॉन्च्ड अ वेरी गुड कार रिसेंटली, राइट? तो वो धीरे धीरे आएगा, पीपल आर पिकिंग इट अप नाउ। माई सोसाइटी, वी हैव ऑलरेडी इन माई सोसाइटी नाउ चार्जिंग पॉइंट्स, इन माई ऑफिस देयर आर चार्जिंग पॉइंट्स, पहले नहीं थे, राइट? तो लोगों का वो जो है कि मैं कब चार्ज करूंगा, कहाँ चार्ज करूंगा, दैट इज द बिगेस्ट माइंड सेट शिफ्ट दैट शुड हैपन इन अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज विल सॉल्व इट। करेक्ट। आपका जो स्कूटर है मतलब जो 75, तो मैंने आई थिंक 2 साल पहले का वीडियो देखा था, 75,000 रुपीज़ की प्राइस आपने कोट करी थी। तो मान लो कि कोई और प्लेयर आ जाता है, वो 50,000 में देता है। अब मान लो अपन इसको कंपेयर करते हैं तो टेस्ला की गाड़ी आई थी बढ़िया, BYD आ गई। अब इंडिया में तो हर थोड़े मतलब हर गली में एक BYD दिखने लग गई है। पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने शोरूम ओपन किए, कब गाड़ियाँ सड़कों पे आ गई और कम प्राइस पे बेटर गाड़ी, लुक भी अच्छा है, फील भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो फिर ईवी मार्केट कैसे सही चलेगा मतलब आने वाले सही तो है, आप ही तो कह रहे हो कि बन रहा है। मतलब अगर मान लो कि प्राइस पॉइंट अगर किसी ने कम कर दिया तो फिर हमारी गाड़ियाँ कैसे निकलेगी? नहीं देखो, आई थिंक दे आर रेडी टू इन्वेस्ट अबाउट $1 billion or $2 billion इन इंडिया, दैट्स व्हाट आई हर्ड। तो अपना तो रूल ही है सरकार का कि ईवी अगर चलेगा तो भारत देश में बनना चाहिए। That's one of the mandates, that which is a good mandate, right? Which is why Tesla is taking a bit of time coming and a lot of things are happening. तो क्योंकि हमने पॉलिसी भी इस तरह से बनाई है कि हम ईवी में ग्रो तो करें बट आत्मनिर्भर तरीके से ग्रो करें, विच इज द राइट वे टू ग्रो अबाउट इट। तो अगर वो पेस आज आपको दिखनी चालू हो गई है, मुझे दिखनी चालू हो गई है, मतलब पेस आ रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है। और फ्रैंकली अगर आपने ईवी गाड़ी ले ली, राइट, तो मजा है, क्योंकि आपका जो खर्चा है मेंटेनेंस का वो 2 से 3 हज़ार रुपये आ जाता है। मतलब जो आप 3 महीने में सर्विस कराते हो, साल भर में सर्विस कराते हो, 3 हज़ार रुपये की सर्विस। आज आप कोई भी लग्जरी गाड़ी ले लो, 60-70 हज़ार से कम का बिल नहीं आता। ह्यूज सेव, आपका फ्यूल सेविंग जब आप उसको मेजर करना शुरू करोगे, यू आर राइडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो हम टू व्हीलर पे 2.5 रुपीज पर किलोमीटर देते हैं, यहाँ 25 पैसा पर किलोमीटर पर चल रही है। ईवी गाड़ी भी इसी तरह से बहुत सस्ती है ऑन रनिंग कॉस्ट, बट वही एक इनपुट कॉस्ट एक बार रजिस्टर हो गई, which is when only EV cars will start coming. तो MG has now started building only EV cars. BYD is only EV. तो लोगों के पास अभी वो पेट्रोल कंपैरिजन खत्म हो गया, and hence people are going for such cars. अभी तक क्या था कि भाई टाटा नेक्सॉन मुझे ईवी में दिखती है, पेट्रोल में दिखती है, पेट्रोल वाली सस्ती है, पेट्रोल ले लेता हूँ। बट अब गाड़ियां सिर्फ ईवी आएंगी और तब ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा, which is just started. प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी बात कर सकते हैं। अगर मान लो कि जैसे ओला की गाड़ी हम आग लगने वाली क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो ऐसा जो न्यूज़ में दिखता है वाला, दूसरी कोई एथर कंपनी की गाड़ी है, थोड़ा ठीक ठाक गाड़ी है, आपकी भी है, और चाइना की जो जो BYD गाड़ी आई है तो उसकी क्वालिटी तो बहुत सुपीरियर है और कम प्राइस में दे रहे हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो
थोड़ा सा कंपैरिजन अपन टू व्हीलर का फोर व्हीलर से कर रहे हैं, ठीक है, बट टू व्हीलर टू व्हीलर कर लेते टू व्हीलर करते हैं, हाँ, बिकॉज मैं आई थिंक एथर को BYD से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो BYD अगर मान लो कि टू व्हीलर में आ जाए अभी हाँ, बहुत बढ़िया। और कम प्राइस में आ जाए और अच्छी क्वालिटी दे, तो अपन इंडिया में कैसे मेंटेन करेंगे उसको? नहीं, तो पहली चीज़ तो उसको इंडिया में बनाना पड़ेगा, नहीं तो अलाउड ही नहीं है इंडिया में बिकना। आज टू व्हीलर इंडिया में कंपनियां बंद हो गई बाहर से मंगवा के, राइट? हमने बहुत सफ़र किया है उसमें। There were two of the companies which we were buying for, they shut down because of this problem. तो बनाना तो यहीं पड़ेगा। और अगर BYD इंडिया में प्लांट लगाता है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिजनाइज करके करता है, क्या बुराई? भारत देश में एम्प्लॉइज है, भारत देश में सब कुछ हो रहा है, भारत देश में ही बन रहा है, भारत देश में ही बिक रहा है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट what that will do is that will open up a large ecosystem within India, क्योंकि इसको शासी भी इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, बैटरी भी इंडिया में ही बनानी पड़ेगी, वायरिंग, हार्नेस, प्लास्टिक्स, एवरीथिंग शुड हैपन इन इंडिया। तो इंडिया की बहुत स्पेयर पार्ट इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। तो आई थिंक दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, व्हिच इज व्हाट गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर। आज टू व्हीलर में मैं थोड़ा सा जिप का बताता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आई मीन यू कंपेयर्ड जिप विद एन ओला एंड एथर। वी आर नॉट दैट, वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट एन OEM। हम टू व्हीलर प्लेटफॉर्म है। हम आज ओला के स्कूटर्स भी हमारे हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे, बट हम किसी भी OEM के साथ टाई अप करें, चाहे वो BYD हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो आज हमारा ओडिसी हो, या फिर जो हमारे OEM से वो हो, उनके स्कूटर्स हम जिप फॉर्म में बनवाते हैं, जिप फॉर्म में रजिस्टर कराते हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को रेंट पे देते हैं। सो वी आर अ टेक प्लेटफॉर्म विच इज एक्चुअली फिनेंसिंग the lowest strata of the society to enable them to get access to electric vehicles without a loan, without an EMI, on a fixed rental daily plan, and hence make money out of it. That's the tech platform, which is what we have. बट आपके दो स्टेटमेंट थे ना, आपने बोला था आप लॉजिस्टिक कंपनी हो पहला, तो हाँ, नहीं तो आप आपने आज से शार्क टैंक पे चले, 2 साल पहले दुनिया बदल गई, चेंज हो गया पूरा। बहुत कुछ बदल गया है। शार्क टैंक भी ना फ्रैंकली वाज एन एक्सपेरिमेंटल पिच फॉर अस। वो एक्सपेरिमेंट था, हम वो पिच करने गए थे जो हमारा बिजनेस नहीं था, बिकॉज वी डिडंट वांट टू गेट एनी आउटकम आउट ऑफ इट। मतलब फन करने जा रहे हैं, कुछ नया बोल के। तो उन्होंने भी यही बोला था ना कि आपको जो चाहिए आपको तो मिल गया ना। बट आप जैसे शायद आपका कोई वीडियो ऐसा कुछ है कि जब चाइना जाते हो तो सब लोगों ने बोला कि आप चाइना से लेके आ रहे हो प्रोडक्ट, ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था? नहीं, मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं चाइना ज़रूर जाता हूँ, बट मैं ये बताता हूँ मैं चाइना जाता क्यों, राइट? मैं चाइना को समझने जाता हूँ कि EV में आज 70% पेनिट्रेशन कैसे कर लिया इन्होंने। तो वहाँ से मैं सीख के आता हूँ। मेरे सारे प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट दैट्स अ मैंडेट दैट ज़िप, बिकॉज़ वी डू ओनली रजिस्टर्ड व्हीकल्स व्हिच हैव अ नंबर प्लेट, आवर व्हीकल्स आर इंडिजिनाइज्ड इन इंडिया ओनली। तो हम तो चला ही नहीं सकते व्हीकल्स, राइट? तो मेरे OEMs भी इंडिया में, एक सोनीपत में है, एक मानेसर में है, एक की फैक्ट्री अहमदाबाद में। 3 OEMs whom we buy for, everything is built in India। चाइना हम जाते हैं कि क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में, क्या नया हो रहा है वहाँ पे जो कि हम इंडिजिनाइज कर सकें, वहाँ से सीख के यहाँ पे बनाना, वो बहुत ज़रूरी है। देखो इंस्पायर, ऐसे तो मैं US भी जाता हूँ, आपने उसकी बात नहीं करी। चाइना ऐसे तो मैं UK भी जाता हूँ, आपने वहाँ की बात नहीं करी। चाइना से सामान लिया जाता है और US से लाऊं तो वहां से लाते नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपको सीख मिल सके वहाँ जाना चाहिए, राइट? अगर कोई टेक में आ गया तो वहाँ पे वो सीख, अगर कोई इन्वेस्टमेंट में आ गया तो वहाँ से वो सीख, अगर कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नया काम कर रहा है तो वहाँ जाके सीख के हाँ इंडिया में लेके आते हैं, हम इसलिए जाते हैं। अच्छा, ईवी अगर इतना ही बूम हो रहा है तो मतलब जैसे अमेरिका तो सुपर पावर है और वो हमेशा शक्ति हमें अपने हाथ में रखना चाहता है कि भैया कि जो भी अगर एक्सचेंज भी हो रहा तो डॉलर में एक्सचेंज होना चाहिए। ये करने नहीं दे रहे कि भैया कि इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करना है या फिर चाइनीज़ में एक्सचेंज करना है या येन में एक्सचेंज करना है, दुबई में एक्सचेंज करना है, जो भी है। तो वो सुपर पावर हमेशा बनने रहना चाहता है। तो अगर ईवी अगर इतना ही स्ट्रांग हो रहा है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इंडिया के लिए आज ईवी सेक्टर में? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम ना इनोवेट बहुत स्लो स्पीड पे कर रहे हैं इंडिया में। हम लोग एक बस रेस में अटके पड़े हैं कि हमें बहुत जल्दी ईवी करना है, बट हमें R&D हमारी बहुत कमजोर है। दैट इज द प्रॉब्लम वेयर वी आर गेटिंग स्टक। एवरीवन इज थिंकिंग EV एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, चलो बिजनेस बना लेते हैं, फंडिंग रेज कर लेते हैं, बट हमने वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचा कि ये दुनिया 10 साल बाद कैसी होगी और उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा, राइट? तो वो क्या है, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत लोग चाइना से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, इंडिया में असेंबल कर रहे हैं और सोच रहे हैं बिजनेस बन रहा है, बट वो बिजनेस सिर्फ साल भर की ही लाइफ है, शॉर्ट टर्म बिजनेस है। शॉर्ट टर्म बिजनेस है। साल भर किया,
बंद हो गए, 2 साल किया मैक्सिमम बंद हो गए, और बहुत लोग बंद हुए, बहुत सारे लोग OEM बन के वो घटिया प्रोडक्ट्स मंगा के, जो कि इंडिया में चलते ही नहीं। चाइना का एक भी स्कूटर इंडिया में चल ही नहीं सकता, आई कैन टेल यू, क्योंकि अरे भाई उनका ग्राउंड क्लियरेंस ही अलग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग है, उनमें डिस्टेंसेस ही अलग है। हमारे रोड के खड्डों पे उनके व्हीकल साल भर में भूल जाते हैं, और ये हमने देखा है। When we were working with those OEMs who were bringing Chinese products, बॉस ये भी एक कारण था that we could have shut down as a business, because एक टाइम 5,000 व्हीकल्स मैंने OEM से लिए, OEM got shut down, और मेरा बिजनेस now warranties are stuck, now after sales is stuck, what do I do? But somehow my team got that intelligence, उसने कहा कोई बात नहीं जी, OEM बंद हो गया, हम ढूंढेंगे नए OEM। तो इंडिया में we started finding OES, क्योंकि एक एक पार्ट बनाते थे, राइट, एंड दैट इज हाउ वी वर एबल टू सर्वाइव दैट टाइड, जैसे जैसे बच गए गए, राइट। तो बहुत मतलब ईवी सेक्टर जो हम कर रहे हैं ना, बहुत लोगों को लगता है कि चलो यार 500 स्कूटर डाल देते हैं, जिप जैसा बिजनेस बन जाएगा, फिर 1 साल बाद आते हैं हमारे पास, हमें एक्वायर कर लो। पर बस आपने सॉल्व क्या किया, 500 स्कूटर लेने थे, हमसे हमसे पूछ लेते कौन से लेने, टेक्नोलॉजी आपने बनाई नहीं, हमसे ले लो टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट विच इज वाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ ईवी अडॉप्शन, हमने एक मॉडल बना दिया कि भाई जिप का SaaS ले लो, जिप के एक तरह से फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाओ। आपको बिजनेस करना है लखनऊ में, आपको कोई बात नहीं, हम नहीं आ रहे लखनऊ, आप लो स्कूटर, क्षमता रखो, जिप का ब्रांड लो या जिप की टेक लो, बिजनेस बना लो। और आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा, इफ यू वांट टू बिल्ड एन ईवी बिजनेस, डोंट मेक अ मिस्टेक बाइंग स्कूटर्स, यू विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट जिप, क्योंकि वो DNA है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एक एक सोच है कि वो ड्राइवर जब आएगा उसको किस जर्नी से लेके जाके स्कूटर दें कि वो चोरी भी ना करे, वो तोड़े भी नहीं, और वो मेहनत भी करे। कैसे करवा सकते हो आप विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट प्लेटफॉर्म, विदाउट प्रोसेसेस? मतलब मेरे स्कूटर में एक एक पार्ट इज अ यूनिक आईडी, एक स्कूटर में 250 पार्ट्स होते हैं, एक एक चीज यूनिक आईडी है, और एक एक स्कूटर का मैं PNL देख सकता हूँ अपने टेक प्लेटफॉर्म पे एनी टाइम ऑफ द डे, एक एक ड्राइवर का बिहेवियर ट्रैक कर सकता हूँ। वहां पे बनता है बिजनेस कि ये स्कूटर 4 साल चलाने वाला ड्राइवर पहले तो ढूंढना पड़ेगा, और 4 साल चलने वाला स्कूटर ढूंढना पड़ेगा, ऑन दैट काइंड ऑफ फाइनेंसिंग मॉडल जहां पे आपका पैसा भी बन पाएगा इन अ कंट्री लाइक इंडिया। दैट इज व्हाट वी हैव बिल्ट। अच्छा, तो एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, हमने बोला गाड़ी चोरी नहीं हो जाएगी, तो युल्लू एक कंपनी आई थी। है अभी भी, अच्छा, है क्या अभी? मेरे को लगा है नहीं अभी। कंपटीशन है थोड़ा। पर उनकी गाड़ियाँ मतलब मेरे को तो इतना दुख होता था कि यार कभी कौन से फ्लाईओवर पे पड़ी है, कभी कहाँ, मतलब एकदम बीच में रख दी गाड़ी, कोई एक गाड़ी उसको उड़ाती हुई जा रही है। मतलब लोगों का बिहेवियर पैटर्न ऐसा है कि गाड़ी अगर रुक गई तो उसको छोड़ के चले जाओ। तो इन्होंने सॉल्व नहीं की ये प्रॉब्लम। देखो वहीं पे हम थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। वहीं पे हमने ये प्रॉब्लम ना, जब पहले 2 साल जब हम बंद होने वाले थे ना, इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंपनियां बंद होते हुए देखी। फ्रैंकली विजन था एक ऐसी कंपनी को बनाने का जो कि $4 बिलियन की कंपनी थी। मेरे 6 महीने हुए वो कंपनी बंद हो गई, ओफो फ्रॉम चाइना, तो शट डाउन आफ्टर लॉन्चिंग इन इंडिया। तो उनसे सीखा कि यार ये क्या क्या बिजनेस, हम तो ये बनाने के लिए निकले थे, ये तो खुद ही बंद हो गए। मतलब यू हैव एन एपिटोम इज बैंकरप्ट, राइट। तो क्या करोगे? तो भाई हमने तो फिर तब से सॉल्व करना शुरू किया है फ्लाईओवर वाली प्रॉब्लम। जिप नहीं दिखता होगा आपको, जिप में एक प्रोसेस है, एक सीक्रेट सॉस है, एक ट्रैकिंग है, एक टेक है, एक बिहेवियर है, एक ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें आपस में इंटरमिंगल करके वो हम ये कर पाते हैं, और जहां तक पहुंच पाए हैं। मेरा तो युल्लू फेवरेट था, क्योंकि मैं तो मेरी बेटी को लेकर चलाता था कितनी बार बैंगलोर के अंदर, बड़ा मजा आता था। छोटी सी गाड़ी है, उसको भी मजा आता, कुछ भी मजा। हमें बहुत एंटाइज करता था कि हम भी ये करते हैं, यही करते हैं हम भी। वो मैं खुद, मेरे को इतने लोग फोटो भेजते थे वो इंडिया गेट पे देखो चल रही है, नहीं यार, नहीं था वो बिजनेस मॉडल, हमने वो बिजनेस मॉडल करके छोड़ दिया 6 महीने में। चलो थोड़ा आकाश जी, थोड़ा आपकी कंटेंट क्रिएशन पे भी आ जाते हैं। 3,000 करोड़ की कंपनी बनाने के बावजूद भी आप एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखे जाते हो, क्यों? क्या चाहते हो आप? बुराई क्या है? हैं? चाहते क्या हो आप? फेम? बट सारी मनी सारी तो मिल फेम गया आप ही ना? को लेनी है। मनी मिल गया ना? अब क्या फेम चाहते हो आप? यार देखो, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, फेम की चाहत कोई बुराई नहीं है, बट अगर उसमें पर्पस हो, राइट, अगर सिर्फ फेमस होना पर्पस है, दैट इज नॉट द पर्पस। दैट्स लाइक बिजनेस में क्या पैसा बनाना पर्पस था? नहीं, डे वन पे। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या है, फेम पर्पस था? नहीं, वो एक आउटकम है। पैसा शायद कभी बना पाऊंगा मैं, अगर मैं सक्सेसफुल बिजनेस बना पाया, आज नहीं उठाता मैं 1 करोड़ नहीं, मेरी सैलरी अगर मैं मार्केट में होता, एम्प्लॉय होता, 5 करोड़ पे होता आज।
राइट? क्योंकि मैं 1 करोड़ पे तब था जब मैंने स्टार्टअप 8 साल पहले बनाया था। आज मैं किसी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ था, 5 करोड़ की सैलरी होती, आराम से ठंडे ऑफिस में रोज जाता ड्राइवर के साथ, गाड़ी भी लीज पे होती और होती बड़ी वाली, राइट? और फर्स्ट हैंड, राइट? वो सब होता। बट आज क्यों? क्योंकि वो जर्नी है, तो आराम से वहां पहुंचेंगे। तो कंटेंट में भी मेरी जर्नी यही है कि कंटेंट में आई एम नॉट चेजिंग फेम, बट आई एम अगेन चेजिंग अ पर्पस। जिप का पर्पस था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करना। कंटेंट क्रिएशन का मेरा पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है फ्रैंकली। I want to empower hundreds of businesses who can be built on the back of Kash se Akash. That is my purpose. Hundreds of successful businesses to be built on the back of what I'm building from my content channel. And this is just the beginning. I've just entered into it. मुझे अभी समझ में भी नहीं आया पूरी तरह से कंटेंट। मैं सिर्फ 10 मिनट दे के एक वीडियो रोज डाल देता हूँ, उतना ही मुझे कंटेंट आता है। बट अभी मैं क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, तो ये प्री वर्क है। When Zip will become very successful and possibly I'll have some time, that's when I will launch Kash se Akash properly. So it's a part of the larger plan. बिजनेस बनाने के बाद में तो आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आओगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अपने आप में एक बड़ी जर्नी है। मतलब आपको, मतलब आप बिजनेस बनाने की बात कर रहे हो, एम्पावर करने की बात कर रहे हो, आपको आप कंटेंट क्रिएटर बन के रह जाओगे फिर तो। नहीं, मैं कंटेंट, काश से आकाश कंटेंट नहीं है, समझे नहीं आप? काश से आकाश कंटेंट इज ओनली द स्टेप 1. काश से आकाश कंटेंट is ideally built to have 100 startups under this platform being built and made successful. आप उनको एक्वायर करोगे, आप उनको एम्पावर करोगे, आप उनको इन्वेस्ट करोगे। Yes, that's the game plan. This is just the ways and means to help those 100 startups that we will be building, right? That is how I see this. Obviously it's very gray. It's not even documented anywhere. It's a very vague thought, right? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता कि ये क्यों बना रहे हैं, बस अभी तो चल रहा है कि चलो करते रहते हैं, राइट? कोई बुराई नहीं है अगर दिन के 10 मिनट दे रहे हैं और कुछ लोगों को हेल्प मिल रही है, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग हेल्प. जिप ब्रांड इज गेटिंग ह्यूज हेल्प. जिप डिलीवरी पार्टनर्स कीप कमिंग बिकॉज दे नो कि अच्छा ये फाउंडर तो खुद ही डिलीवरी करता रहता है, मिलने में भी उनको मजा आता है. तो फ्रॉम माई लेंस जिप इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. मेरी रीले 14-15 मिलियन चले जाती है, राइट? एंड दैट इज फ्री ब्रांडिंग फॉर जिप, राइट? दैट्स माई पर्सनल कंटेंट helping Zip. At the same time, I'm incubating startups, helping through it. My podcast is actually giving a lot of views to younger startups so that they can get more access. So if I am and I'm learning in this process, the best part ये है कि ये कर करके कुछ सीख भी रहे हैं और बुराई नहीं है. मेरे हिसाब से slowly and steadily every person should have some kind of a influence or ways and means to have your own, ship. Like you have your own property, like you have your own family, possibly you should have your own community also, where if you want to build a business, if you want to solve a problem, if you want to possibly, go somewhere, the community is with you and working together. एक छोटा सा सवाल और यहाँ पे, जिन लोगों ने आपको इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, हाथी वाती इन्वेस्टर्स ने, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, क्या वो इस प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है सोशल मीडिया पे? क्या वो इस तरह का पॉडकास्टिंग करना पसंद करते हैं? क्या वो ये करना पसंद करते हैं? बदलाव हो रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है. आप देखो इंटरनेशनली, राइट? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक एंड्रीसन होरोविट्ज, दे रन देयर ओन पॉडकास्ट. या इंडिया ब्लूम रन्स देयर ओन पॉडकास्ट. मुकेश बंसल की बहुत बढ़िया पॉडकास्ट चल रही है, राइट? आपने देखा है वो एफर्ट करके हर हफ्ते पॉडकास्ट डाल रहे हैं, कभी ब्रायन जॉनसन के साथ, कभी उनके साथ. मैं सुन रहा हूँ सारे पॉडकास्ट. आई एम लविंग राज शमानीज कंटेंट, आई एम लविंग मुकेश बंसल्स कंटेंट, आई एम लविंग शांतनु's कंटेंट. यार हम भी सीख रहे हैं. मैं रोज जिम में 1 घंटा पॉडकास्ट सुनता हूँ, वहां पे मैं कुछ सीख रहा होता हूँ. और मेरे को पॉडकास्ट सीख सीख के इतना मजा आया, शार्क टैंक देख देख के इतना मजा आया, स्टार्टअप के बारे में पढ़ पढ़ के इतना मजा आया कि खुद भी ट्राई कर लेते हैं. तो अगर मेरा कंटेंट देख के कोई और भी ये बोले कि यार ये सब देख के मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या बुराई है? बना लो बिजनेस. अच्छा, इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही आपकी? सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये रही कि बदलाव सामने है, उसको एक्सेप्ट करते रहो हर दिन. कीप चेंजिंग योरसेल्फ, द वे दैट यू कंडक्ट योरसेल्फ, द वे दैट यू टॉक, द वे दैट यू लर्न. कीप द लर्निंग नुआंस एज नंबर 1, राइट? कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे सॉल्व कर रहा है, बिजनेस कैसे बन रहा है, फाइनेंस कैसे सॉल्व हो रहा है, टीम कैसे बना रहे हो. तो ये सारी चीजें आपको नहीं आएंगी. बट अगर आप में पेंचेंट है लर्निंग की,
चाहत है कि मैं सीखता रहूंगा, कुछ ना कुछ मैं हारता रहूंगा और सीखता रहूंगा, तो वो लंबी जर्नी के पार्ट अगर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप में होगा। 10 साल की लंबी जर्नी। क्या आपको पता था कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आने पर इतने हर्डल्स आते हैं? नहीं यार, नहीं पता था फ्रैंकली देखो, कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टअप करते हो ना तो आपको पता नहीं होता ये जर्नी कैसी होती है, राइट? ये आसान नहीं होती जर्नी बिल्कुल भी, राइट? इट इज़ अ डेडली जर्नी। रोना आ जाता होगा कितनी बार? रोना आ जाता है यार, मतलब वो आप बन जाते हो, मतलब कहीं ना कहीं से ऐसे पत्थर दिल कि वो आप फेलियर ना सुनना, यू नो और फिर भी लगे रहना, सीख जाते हो इस जर्नी में। कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपकी वाइफ के अलावा किसने किया आपको? ना मैं फ्रैंकली देखो क्या है ना कि बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, राइट, जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करके चले जाते हैं, और वो पता नहीं बाद में ऐसा लगता है कि यू वर जस्ट अ कैरेक्टर प्लेइंग द पार्ट, ये तो होना ही था। तो जैसे यू नो कभी कोई अच्छा एम्प्लॉय आ जाता है जो कि इतना पिवटल काम कर देता है और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। कभी एकदम से आप मझदार पे बिल्कुल सोच रहे हो कि अभी बंद हो जाएगा, कोई एक नया इन्वेस्टर आ जाता है जो बोलता है आपकी कहानी में तो दम है, हम इन्वेस्ट करेंगे, और फिर आपको एक 12 महीने की लीज ऑफ लाइफ मिल जाती। कभी आप बिजनेस में कुछ एक छोटे सा चेंज कर देते हो, राइट, जो कि पूरे बिजनेस की ट्रेजेक्टरी बदल देता है, पिवट जिसको कहते हैं, राइट? तो बस आपको ना वो राह जो है वो लंबी तो है, बट उस पे लगे रहना बहुत जरूरी है, वो क्योंकि वो एक पाइप ड्रीम है। मैं हमेशा बोलता हूँ इट्स अ टनल दैट आई वेक अप and see the light every day, but no one else sees. My job is to see that light very strongly and pass it on to everyone whom I interact with. और वो शायद अपने आप जल जाएगी, वो शायद बुझी भी होगी, बट आपके लिए जलती रहेगी यार, आपको जली हुई दिख रही है तो। करेक्ट। थोड़ा सी लास्ट पार्ट पे आते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सबसे टफ पार्ट पे शायद आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो नहीं किया, आई डोंट नो, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस पे। बिल्कुल। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस? जैसे अभी मान लो रैपिडो की बात करें अपन, तो आज गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं यार, आपने जो किया वो सही बिजनेस नहीं बनाया। पहले तो आप स्टे ले लो, फिर 2 साल चलाओ, फिर आपको अदर जून में रोके करना है कि नहीं करना है। मैंने प्रिंटो के फाउंडर के साथ में बात किया था, तब उन्होंने भी बोला कि यार अभिषेक जी, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा होता है। मैंने नो ब्रोकर के साथ में भी बात किया, मतलब अमित जी के साथ भी बात किया, उनका भी सेम स्टेटमेंट था, इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड जर्नी। आपके साथ कैसी जर्नी रही है? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, ताकि एक नए एंटरप्रेन्योर को पता चले कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं दिखता है, 3,000 करोड़ ही नहीं दिखते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखो दोनों तरफ की चीज़ें बताऊंगा कि गवर्नमेंट से हमें कुछ सपोर्ट आइटम्स ऑलवेज चाहिए होते हैं टू मेक द रेवोल्यूशन वर्क। हम तो इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं ईवी में, राइट? तो रेवोल्यूशन अगर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आप लेके आ रहे हो, 100 साल की एक इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाह रहे हो, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट आइटम्स चाहिए, राइट? जैसे मुझे एक दरखास्त है हमेशा गवर्नमेंट से कि लोगों का लाइसेंस बनाने में ना जान निकल जाती है, और आज मैं गांव से डिलीवरी पार्टनर्स को लाके उनको लाइसेंस बनवाने में देयर इज नो प्रोसेस, इट्स अ वेरी ब्रोकन प्रोसेस, इट्स अ वेरी, आई वुड से, ब्राइब ड्रिवन प्रोसेस, राइट? क्यों? क्योंकि एक बंदे को लाइसेंस लेना है, स्कूटर चलाना आता है, वो जाके देता है, वो भरता है, उसमें इतना टाइम क्यों लगना चाहिए? इट शुड बी अ 3 डे 5 डे प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लाइसेंस, बिकॉज भाई उसको मोबिलिटी दोगे तभी तो वो काम और कमाई करना शुरू करेगा। तो ये तो एक गवर्नमेंट का एक सेपरेट प्रोजेक्ट होना चाहिए, इनेबल पीपल विद द लाइसेंस। आज वो इतना आर्केइक प्रोसेस है, आप जाओगे, मैं जाऊंगा, हर कोई फेल होगा लाइसेंस के टेस्ट में, फिर भी आपके पास लाइसेंस होगा? कैसे होगा? क्यों ये सिस्टम बना रखा है? मेक इट रोबस्ट, spread it, make agencies, private agencies who can issue license with a specific AI enabled module, यार खत्म करो ना। तो ये एक दरखास्त है मेरी, राइट? ईवी पॉलिसी में ऑब्वियसली फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम करा जा सकता है, राइट? दैट कॉन्स्टेंटली देयर, राइट? जीएसटी पे बहुत बदलाव हो सकता है, ईवी को लेकर कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीजों के हमेशा रहता है, राइट? ये है। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने बहुत पॉजिटिव स्टेप भी लिया है कि भाई ईवी मैंडेट है लॉजिस्टिक्स में, बोल दिया। तो हमें बिना बोले अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ईवी मैंडेट कर दो, जो जिप कर रहा है, वो एक तरह से एक कंपनियां चेज कर रही हैं हमें कि आप और लगाओ और लगाओ और लगाओ, क्योंकि ये मैंडेट भी है। तो विच इज़ अ ग्रेट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि भाई आत्मनिर्भर बनते हैं, ईवी लगाते हैं, और पोल्यूशन फ्री होके, ऑयल फ्री होके कंट्री को बनाते हैं, और ईवी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी रिन्यूएबल लेके आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, विच इज़ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव गवर्नमेंट के साथ लव हेट हमेशा चलता रहना चाहिए, तभी आप आगे भी बढ़ते रहोगे और आप थोड़ा पीछे होके कदम भी आगे बढ़ाओगे।
अच्छा, इंडिया से एक न्यूज़ बहुत बार-बार आती है कि मिलेनियर्स जितने भी हैं और आप उस कैटेगरी में आते हो भी, तो वो इंडिया छोड़-छोड़ के पता नहीं जा मैं रहे हैं। मिलियनेयर कहलाऊँगा या नहीं कहलाऊँगा। मिलियनेयर कौन होता है जिसके बैंक में 8 करोड़ होते हैं? नहीं है मेरे बैंक में। तो चेक करेंगे आज हम, स्क्रीनशॉट लेके आओ कई बार। मेरा पेपर पे होगा मेरा कुछ वैल्यूएशन। मतलब यार जब आप बिज़नेस बना रहे होते हो ना फ्रैंकली, मैंने आज तक पिछले 8 साल में ये नहीं देखी कि सैलरी कब आती है, वो एसएमएस कब आता है, क्या आता है? कभी-कभी वो कंप्लायंस वाले पूछते हैं आपकी आ गई क्या? मैंने कहा यार तुम ही देख लो ना आ गई क्या? मतलब क्या करूँगा मैं उस सैलरी का? दैट्स भई जाना रोज़ वही 10 बजे ऑफ़िस है, वही अपने को 8 साढ़े 8 9 बजे निकलना है, अपने को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब पैसा होगा ना, तब दिखेगा, अभी कोई दिखाने का मज़ा नहीं है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बहुत लोगों का कि आप क्यों वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रेफर करते हो? क्यों जाना है 10 बजे ऑफिस? क्यों क्यों शाम को 10 बजे तक रुकना है? अभी काम है इसलिए रुक रहे हैं। घर से भी कर सकते हैं ना, आप लैपटॉप पे फेस टू फेस कर कर सकते हैं, पर सकते हैं, क्यों? कर सकते हैं बट मेरा थोड़ा क्योंकि हमारा बिज़नेस का टाइप बड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा बिज़नेस आज सड़कों पे होता है। हमारे हब्स में जब वो डिलीवरी पार्टनर आता है तो हमारा मैकेनिक और हमारा जो सुपरवाइज़र है वो एक अलॉटमेंट करता है। तो वो हब से बिज़नेस है। मेरा तो फिज़िकल बिज़नेस है। मेरा कस्टमर ही हब पे आए बिना आ ही नहीं सकता। आई एम नॉट जस्ट अ टेक वेयर आई पुट समथिंग और वहाँ पे आंसर आ जाए, तो वो मेरा बिज़नेस ही नहीं है, राइट? मेरा तो बिज़नेस फिज़िकल है। तो क्योंकि मेरा बिज़नेस फिज़िकल है और मेरे 700 लोग सड़कों पे काम करते हैं, आउट ऑफ द 1000 मेंबर टीम, 700 पीपल वर्क ऑन स्ट्रीट्स। ईदर दे आर हायरिंग न्यू डिलीवरी पार्टनर्स और ईदर दे आर मेंटेनिंग द बाइक्स, 2 डिफरेंट टीम्स, राइट? तो उनको इनेबल करने के लिए अगर मैं घर पे बैठा हूँगा और मेरी पूरी टीम घर पे बैठी होगी तो हम सीखेंगे कैसे? तो हम कहते हैं यार ऑफ़िस आओ। ऑफ़िस आओगे तो हम लोग और ये नई क्रांति भी लेके आ रहे हैं। तो क्रांति घर पे बैठ के तो नहीं बन सकती। क्रांति के लिए तो उठा के बैग जो हमारा भाला है वो उठा के आना पड़ेगा वॉर ज़ोन में और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम तो डेली वॉर ज़ोन में जब तक खुद नहीं पहुँचते, हमें खुद ही नहीं लगता कि हम वॉर कर रहे हैं। तो हम तो अपने सैटिस्फैक्शन के लिए ऑफ़िस पहुँचते हैं कि 10 बजे पहुँच गए, तो भैया अब वॉर में आ गए हैं, अब एक्शन शुरू करते हैं। तो एक के बाद एक धड़-धड़ मीटिंग होती है, मेरा कैलेंडर कभी दिखाऊँगा, 20-20, 30-30 मिनट के भरे रहते हैं। कभी ऐसा दिन नहीं है मेरा कैलेंडर 10 मीटिंग से कम हो, बट मज़ा ही उसमें आने लगता है। हर मीटिंग में वो डिसीजन लेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, मज़ा आता है। तो एक चीज़ और डिस्कस छोटी-सी है यहाँ पे कि मतलब 1000 लोगों की कंपनी है, एक फाउंडर को कब काम करना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि फिर आपके साथ तो इतने सारे लीडर्स बन गए होंगे, मैनेजर बन गए होंगे, उनके साथ एम्प्लॉयी काम कर रहे होंगे, सब काम अपना-अपना कर रहे हैं, तो फिर आपका इन्वॉल्वमेंट क्यों है अभी? मैं काम नहीं करता, मैं काम क्रिएट करता हूँ। मेरा काम एज़ अ फाउंडर काम करना नहीं है। मैं एक भी काम नहीं करता ज़िप में अब। पहले 2 साल सब कुछ मैं करता था, क्योंकि पहली बार कर रहे थे। अब मेरे को सब कुछ आता है। तो मैंने 2 साल बाद या 3 साल बाद, इट्स अ वेरी बिग ट्रांजिशन जर्नी बाय द वे फॉर अ फाउंडर टू गेट इनटू दिस स्टेज। और वो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि क्या मैं कभी ऐसा इंसान बनूँगा जो कि कोई भी काम नहीं करता बट सिर्फ़ काम क्रिएट करता है। तो मैंने वो मेरा काम है ज़िप में। मैं जो भी मीटिंग करता हूँ ना, उसमें सिर्फ़ ये देखता हूँ कि नया काम क्रिएट करते हैं। ये तो अच्छा चल रहा है। मैं जो अच्छा चल रहा है वो देखता ही नहीं। ये है प्रॉब्लम। चलो कल इस पे मीटिंग फिर करते हैं, फ्राइडे को इसका प्लान बना के लेके आओ, ये करते हैं। तो मैं तो काम क्रिएट ही करता हूँ या फिर फंड-रेज़िंग अगर कर रहा हूँ, तो वो भी काम क्रिएशन है। नया पैसा आएगा तो नई सिटी लॉन्च करेंगे और एम्पावरमेंट करेंगे। तो आई जस्ट क्रिएट वर्क। नाउ आई हैव वेरी एबल टीम्स एट ज़िप। एवरी लीडर इज़ अपॉइंटेड एट ज़िप, राइट? ऑल द लीडरशिप टीम इज़ सेट अबाउट 15-20 पीपल हू आर टॉप लीडर्स, वही काम करते हैं। और उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि आप काम करना बंद करो। So that you empower those people so that you can start getting into mode to do what I am doing. क्योंकि वो प्रॉब्लम जब ढूँढना शुरू कर देंगे, तो मेरा ये वाला काम भी बच जाएगा। तब मैं बोलूँगा ये कंपनी बंद तो एक फाउंडर को काम करना कब छोड़ देना चाहिए? करो। जब ये हो जाए, जब आप जो कर रहे हो, जब आप कर रहे हो, वो टीम करना शुरू कर दे। दैट मीन्स यू बिल्ट इट नाउ। अब आप रिडंडेंट हो गए हो। दैट्स व्हेन यू शुड स्टॉप। वो 1000 करोड़ पे भी हो सकता है, वो कभी-कभी 20,000 करोड़ पे भी होगा, बट वो आपका कॉल है क्योंकि आप उस इंडस्ट्री को कितना बड़ा बनाना चाहते हो। दैट इज़ योर कॉल। दैट्स योर एम्बिशन, दैट्स योर गोल। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, इस पॉडकास्ट को एक छोटी-सी हँसी-मज़ाक पे एंड करते हैं। हाँ, बहुत सीरियस सवाल पूछे हैं तुमने, हैं? 2 साल पहले जब आप चारों शार्क से मिले थे, मैं तो मिला नहीं हूँ पर शायद आई थिंक पॉडकास्ट में आ ही जाएँगे, नहीं आएँगे तो भी कोई बात नहीं बट आ जाएँगे। मेरी तो तमन्ना है कि आ जाए, शायद नहीं भी आए, उनकी मर्ज़ी हो सकती है। अगर देख रहे होंगे तो शायद देख लेंगे और क्लिप चली भी जाएगी उनके पास कि मैं उनको पॉडकास्ट में आमंत्रित कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सर आइए, मैम आइए।
तो आपने 2 साल पहले जब उनसे मिले, उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार आपका काम तो हो गया, फंडिंग वंडिंग नहीं देंगे, जब आपने 220 करोड़ की वैल्यूएशन की बात करी 1% पे, तो सबने कहा हाँ, वो अच्छा था रिएक्शन एकदम। सबने ऐसे ही बोला था, राइट? आज क्या आप उनसे मिले हो, बात हुई है कुछ, हाँ, हाँ, तब बिल्कुल। क्या बोलते हैं आज? सबने बोला कि वी मिस्ड दिस। सबने बोला कि अरे यार, लाइक अमन तो बहुत जोकिंगली से, यार तुम बहुत महंगे हो गए हो अब। इनफैक्ट ही वांटेड टू कम इवन इन द नेक्स्ट राउंड। अमन वाज नॉट इन माय पिच, राइट? तो ही अप्रोच्ड एंड हिज टीम अप्रोच्ड, वी शेयर्ड ये सब, एंड देन ही सेड यार वैल्यूएशन तेरा और ज़्यादा हो गया है, उससे भी ज़्यादा हो गया था तब तक, राइट? एंड अश्नीर केम टू माय ऑफिस, मेट कि यार बता, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इन सम वे, राइट? तो या आई थिंक एवरीवन अप्रिशिएट्स बिकॉज़ वो मज़ा है, राइट? आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा जब आपको एक चैलेंज मिलता है और आप उस चैलेंज पे काम करते हो ना, वो सबसे बड़ा मज़ा है। आपको बड़ा मजा आया होगा, पर अंदर से बहुत खुशी हुई होगी आपको। खुशी तो होगी यार कि क्या कि वी वेंट ऑन 220 एंड नाउ वी हैव स्टिल ग्रोन द बिज़नेस, वी हैव सर्वाइव्ड द टाइड, राइट? एंड नाउ द वर्ल्ड इज़ विटनेस, और अभी भी मतलब बहुत कुछ करना बाकी है। तो आई थिंक देयर इज़ थ्रिल इन इट। चलो, बहुत बढ़िया सर। एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द फाउंडर्स एस्पायरिंग, जो द फाउंडर्स ड्रीम देखते हैं, उन सबके लिए कि हमारे पॉडकास्ट में क्यों आना चाहिए उनको? यार बड़े अगर मतलब लाइफ में थोड़ा-सा मज़ा करना है, थोड़ा-सा दिमाग को कंगालना है, कंट्रोवर्सी से बच के एक अच्छा पॉडकास्ट निकालना है, तो मेरे से पहले टिप्स ले लेना, फिर इनके पॉडकास्ट पे आ जाना। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा था कि कुछ बोल दे सर, बट इन्होंने बहुत कंट्रोल किया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, मज़ा आया मुझे। पक्का। या 100%।